everyone, we are back with the plastid series. This is gonna be the part 3 or maybe 4 of plastids. So far we have discussed a lot of things. ठीक है, मैं आपको recap दे देती हूँ whatever we have discussed before. If you haven't checked out those videos, just give them a shot ताकि आपको एक basic idea हो जाए plant physiology, plant histology के बारे में. We discussed different types of plant tissue. ठीक है, हमने plant tissue के बारे में बात किया था सबसे पहले. क्योंकि यहाँ पर plant tissue का इतना काम नहीं है, I agree, but क्योंकि हमें एक टर्म समझनी थी प्रोप्लास्टिड, और ऑफ कोर्स प्लांट टिश्यू एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आगे भी काम आएगा. सो मेक श्योर कि यू लर्न दिस थोड़ा सा अभी से, जस्ट द बेसिक्स ऑफ इट, नॉट इन डिटेल ऑफ कोर्स. तो इसीलिए हमने देखा था प्लांट टिश्यू दो तरीके का होता है. एक अनडिफरेंशिएटेड होता है, एक डिफरेंशिएटेड होता है. अनडिफरेंशिएटेड जिसके पास सलाहियत हो, किसी भी जिसके पास सलाहियत यानी कि कैपेबिलिटी हो किसी भी और टाइप के टिश्यू में कन्वर्ट होने की, उसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक. दूसरा होता है परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक परमानेंट में कन्वर्ट होता है, परमानेंट आगे किसी और टाइप में कन्वर्ट नहीं होता. परमानेंट फिर आपके पास दो तरीके का होता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स. सिंपल के अंदर आता है पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जबकि कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों क्या है, सिंपल हैं. जाइलम फ्लोएम क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट है. इतनी बात हो गई थी हमारी. और कुछ ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सारी हमने उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, बिकॉज ऑफ कोर्स ये मैं भी आपको बहुत कंक्लूजन कॉम्पैक्टेड समरी दे रही हूँ कि हमने अभी तक क्या किया है. अच्छा, उसके बाद हमने एक टर्म पढ़ी थी प्रोप्लास्टिड करके. प्रोप्लास्टिड क्या होता है, इमेच्योर कलरलेस प्लास्टिड. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो प्लास्टिड होता है उसको प्रोप्लास्टिड बोलते हैं. प्रोप्लास्टिड कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, और इमेच्योर होता है. और यही जब मेरिस्टेमेटिक कन्वर्ट होता है परमानेंट के अंदर, तो प्रोप्लास्टिड कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टिड, मेच्योर प्लास्टिड के अंदर, जो कि या तो क्लोरोप्लास्ट होगा, या तो क्रोमोप्लास्ट होगा, या फिर ल्यूकोप्लास्ट होगा. उसके बाद हमने बात किया था प्लास्टिड के डिफरेंट टाइप्स की, प्लास्टिड की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की थी. ठीक है, अच्छा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था. क्या कहा था कि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्ट है जो कि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में पाया जाएगा. जो भी ग्रीन पार्ट है मतलब एक पौधे का, एक प्लांट का, उसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा. चाहे वो अनराइप्ड फ्रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीव्स हो, तो क्लोरोप्लास्ट आपको वहाँ पे मिलेगा. इसके अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है. और भी पिगमेंट्स होते हैं लेकिन मेनली ग्रीन पिगमेंट होते हैं, जिसे हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं. उसके बाद था क्रोमोप्लास्ट. अदर देन ग्रीन जितना भी पिगमेंट है वो होता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर. क्रोमोप्लास्ट एक प्लांट को अट्रैक्टिव बनाता है, जिससे पॉलिनेशन में मदद होती है. सही, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्रोमोप्लास्ट के टॉपिक के अंदर. खैर, ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट के बेचारे के पास कोई कलर नहीं होता, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट काम आता है स्टोरेज के अंदर. सही है, क्या स्टोर करता है, प्रोटीन स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, और लिपिड स्टोर करता है. सही है, तो ये अभी तक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी कि ये 3 तरह का प्लास्टिड होता है ये वो. उसके बाद हमने क्लोरोप्लास्ट को देखा था कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है. क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होते हैं, इसे क्लोरोफिल कहा जाता है. क्लोरोप्लास्ट को हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं. क्यों, क्योंकि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का पार्ट है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट आपको मिलता है प्लांट के अंदर, एल्गा के अंदर. आपको एनिमल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिलेगा. बैक्टीरिया के अंदर क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है. ठीक है, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक है, तो उसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं मिलेगा आपको. ठीक है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट आपको प्लांट के हर ग्रीन पार्ट के अंदर मिलेगा. क्लोरोप्लास्ट क्योंकि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, उसके पास अपना खुद का राइबोसोम है, अपना डीएनए खुद बनाएगा, अपना आरएनए खुद, अपना प्रोटीन खुद बनाएगा. सही है, तो ये बेसिक सी बातें थी. उसके बाद क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन को क्या बोला था हमने, पेरिस्ट्रोमियम. पेरी का मतलब होता है पेरिफेरल. ठीक है, बाहर वाला, आउटर. स्ट्रोमियम यानी कि स्ट्रोमा. क्लोरोप्लास्ट का हमने स्ट्रक्चर देखा था, ये जो पार्ट था, ये जो मैट्रिक्स था क्लोरोप्लास्ट का, स्ट्रोमा बोलते हैं. तो स्ट्रोमा के आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उसको पेरिस्ट्रोमियम बोला जाता है. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स को स्ट्रोमा बोलते हैं. अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या सिर्फ क्लोरोफिल होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्लोरोप्लास्ट के अंदर और भी पिगमेंट्स होते हैं. मेनली जो मेन पिगमेंट होता है दैट्स क्लोरोफिल, बट उसके अलावा कैरोटिनॉइड्स होते हैं, जिसके अंदर आपके पास 2 कैटेगरीज होती हैं.
फर्स्ट कैटेगरी इज़ ऑफ कैरोटीन एंड सेकेंड इज ज़ेंथोफिल. ठीक है, ज़ेंथोफिल कैसा होता है, येलो कलर देता है. कैरोटीन कैसा कलर देता है, कैरोटीन आपको देता है रेड एंड ऑरेंज कलर. ठीक है. अच्छा, बैक्टीरिया के अंदर प्लास्टिड नहीं होता, मान लिया हमने. अगर बैक्टीरिया के अंदर प्लास्टिड नहीं होता तो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, क्योंकि अगर क्लोरोफिल होगा तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा. ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया के पास हमने कहा कि प्लास्टिड नहीं होता, लेकिन ये नहीं कहा मैंने कि बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता. बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल होता है. बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इस तरीके से एक मिनट, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं. ठीक है, इस तरीके से फिशर्स की तरह. इसको हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर. क्रोमैटोफोर एक ऐसा पार्ट है बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर जिसके अंदर स्टोर्ड होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और यही काम आता है फोटोसिंथेसिस के अंदर. उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छी बेसिक इन्फॉर्मेशन एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये हमने स्ट्रक्चर देखा था क्लोरोप्लास्ट का, कि ये जो आप सैक्स देख रहे हो, सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसे हमने क्या कहा था, थैलेकॉइड. ये क्या है, ये थैलेकॉइड्स हैं. थैलेकॉइड्स क्या होता है, स्टैक्ड डिस्क्स होती हैं. ठीक है, इनके पाइल को हम लोग कहते हैं ग्रेना. ग्रैनम सिंगुलर होता है, ग्रेना प्लूरल होता है. इसको एक को हम लोग बोलेंगे ग्रैनम. ठीक है, ये जो आपस में कनेक्टेड हैं कुछ इस तरीके से. एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग लैमेला बोलते हैं. लैमेला के कुछ और नाम है, स्ट्रोमल लैमेला के दो और नाम है, फ्रैट मेम्ब्रेन और इंटरग्रेना. इंटर यानी कि बीच में, ग्रेना, ग्रेना को जोड़ने का काम करती है स्ट्रोमल लैमेला. सही है, दो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, पेरिस्ट्रोमियम. ठीक है, तो ये हम लोग बात कर चुके थे स्ट्रक्चर के अंदर क्लोरोप्लास्ट के. अच्छा, उसके बाद थैलेकॉइड, मैंने भी थैलेकॉइड का जिक्र किया है. थैलेकॉइड दो तरीके का होता है, एक होता है लार्ज, एक होता है स्मॉल. लार्ज थैलेकॉइड जो है उसके अंदर होता है पिगमेंट. उसके अंदर पिगमेंट नहीं होता, सॉरी, उसके अंदर पिगमेंट नहीं होता. स्मॉल वाले के अंदर पिगमेंट होता है. फिर लार्ज वाले का क्या काम है, क्या उसका कोई काम नहीं है, नहीं. लार्ज वाला काम आता है कनेक्शन के लिए. लार्ज थैलेकॉइड जो है वो, उसके पास लैमेला होता है. ठीक है, एक और कैटेगराइजेशन है थैलेकॉइड की ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन. एक थैलेकॉइड होता है जो कि स्ट्रोमा के अंदर सिंगल पड़ा हुआ होता है, और एक होता है जो कि ग्रेनम बनाता है. जो ग्रेना के अंदर पाया जाएगा उसे बोलेंगे ग्रेनल थैलेकॉइड, जो सिंगल पड़ा हुआ होगा उसे बोलेंगे स्ट्रोमल थैलेकॉइड. अच्छा, जो ग्रेनल थैलेकॉइड होता है उसके अंदर दोनों फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2. अब ये फोटो सिस्टम क्या होता है मैंने शायद यहाँ पे नहीं बताया, अभी बता देती हूँ कि थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, इन्हें हम लोग कहते हैं फोटो सिस्टम. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पिगमेंट होता है. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है. सही है. बायो एनर्जेटिक्स के अंदर बहुत डिटेल में देखोगे फोटो सिस्टम का काम, फोटो सिस्टम के अंदर किस तरीके से पिगमेंट्स पड़े हुए होते हैं, क्या होता है फोटो सिस्टम के अंदर, ये वो वगैरह सब कुछ. अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूँ यहाँ पे, जस्ट पॉप अप इन माई हेड कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ पिगमेंट. पिगमेंट करता क्या है, क्या काम है पिगमेंट का. क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, बट हाउ. Very simple, I know, but a lot of you might not be able to answer it to the point, right? So let me just tell you कि पिगमेंट का काम क्या होता है. चलो क्लोरोफिल का एग्जांपल लेते हैं. क्लोरोफिल सबसे बेसिक, सबसे मेन पिगमेंट है जो हम लोग पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, करता क्या है, ऐसा क्या महान काम कर लेता है कि क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता. काम ये करता है कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सन की रोशनी को, सूरज की रोशनी को, सनलाइट को, जिससे अच्छा वो है कि सन की रोशनी इज़ लाइक द सोर्स ऑफ एनर्जी. जब वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, पिगमेंट, क्लोरोफिल की बात हो रही है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, राइट. तो पिगमेंट क्या करता है, सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है. केमिकल रोशनी, उसने सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया. अब इस सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद एक प्रोसेस होता है जिसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और इससे क्या बनता है, ATP बनता है.
यानी कि सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर, जो कि एटीपी है। एटीपी इज केमिकल एनर्जी, राइट। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि पिगमेंट का काम क्या है। पिगमेंट का काम है उस एनर्जी को कैप्चर करना, स्टोर करना, नॉट स्टोर बट कैप्चर करना। वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर एटीपी बनाना है सो यू रिक्वायर सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी को आप कैप्चर कैसे करोगे, जब आपके पास पिगमेंट होगा, सही है। तो पिगमेंट का काम फोटोसिंथेसिस के लिए ये होता है कि वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अगर सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो केमिकल एनर्जी फॉर्म नहीं होगी, राइट। तो ये ध्यान में रखिएगा। सेकेंडली, अब फोटो सिस्टम क्लियर हो गया। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि फोटो सिस्टम थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर बॉक्सेस होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पड़ा हुआ होता है। नॉट ओनली क्लोरोफिल बट और भी पिगमेंट, जैसे कि हमने ऊपर अभी बात किया ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीन, तो वो भी पड़ा हुआ होता है, राइट। तो फोटो सिस्टम दो तरीके का होता है, 1 and 2। जो ग्रेनल थैलाकॉइड होता है जो कि इस तरीके से स्टैक्स बनाता है, उसके अंदर होता है नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस, नॉन साइक्लिक। और इसके अंदर होता है साइक्लिक फोटोसिंथेसिस। हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे कि बायो एनर्जेटिक्स के अंदर एक्चुअली एक प्लेलिस्ट है ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर, सो इफ यू वांटेड टू check them out, definitely you could. For now, अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ग्रेनल थैलाकॉइड जो है उसके अंदर दो तरीके का फोटो सिस्टम होता है, 1 and 2। 1 and 2 है यानी कि नॉन साइक्लिक, यानी कि ये आपके पास है फोटो सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इस जगह को क्या बोलते हैं, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। ठीक है, ये एक थैलाकॉइड की मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये पूरा आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक थैलाकॉइड को मैंने बड़ा करके आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। ये मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ये क्या है, फोटो सिस्टम है। ये क्या है, ये फोटो सिस्टम है। अब इस फोटो सिस्टम, ये समझ लीजिए 1 है, ये 2 है, और ये कौन सा वाला थैलाकॉइड है, ये है ग्रेनल थैलाकॉइड। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 1 भी है, इसके अंदर 2 भी है। क्योंकि अगर स्ट्रोमल होता तो उसके अंदर सिर्फ 1 फोटो सिस्टम होगा, फोटो सिस्टम 1 होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक फोटो सिस्टम या 2 फोटो सिस्टम, 3 इसका इस फोटो सिस्टम के नाम होता है, एक होता है 1, एक होता है 2, ठीक है। तो अच्छा, ग्रेनल थैलाकॉइड के अंदर 2 फोटो सिस्टम्स होता है, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। 1 की जो 1 एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, उसका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, एक्साइट होगा, चला जाएगा 2 के पास, ठीक है। और 2 के पास इलेक्ट्रॉन आया, उससे बन जाएगा NADPH2। अब 1 के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, 2 के पास तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है 1 से, लेकिन 1 के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, 1 के पास इलेक्ट्रॉन आता है ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, जैसे फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं, जो कि ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड के अंदर होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है 2 के पास, 2 के इलेक्ट्रॉन से NADPH2 बनता है, सही है। और यहाँ से फिर हाइड्रोजन आयन्स बाहर निकलते हैं और ATP बनता है। बहुत कंप्राइज्ड समरी है लाइट रिएक्शन की, सही है। जिनको नहीं समझ में आ रहा, इट्स ओके, बिकॉज इट्स नॉट द पार्ट ऑफ प्लास्टिड, डेफिनेटली। लेकिन थोड़ा बहुत जिसको आइडिया है बायो एनर्जेटिक्स का, तो उसके लिए ये बात उनके लिए थोड़ी बहुत रेलिवेंट होगी। एनीवेज, तो ये आप देख रहे हो, ये दिस इज़ नॉट साइक्लिक। ऐसा नहीं हो रहा कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास ही आ रहा है घूम फिर के, नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसके पास, इसका फिर ये NADPH2 बना रहा है, सही है। तो इट्स नॉट साइक्लिक, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस। जबकि अगर एक फोटो सिस्टम है, तो एक अगर फोटो सिस्टम है तो इसका इलेक्ट्रॉन घूम फिर के इसके पास आएगा, फिर इस तरीके से एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही तो इट्स ओके, जस्ट लीव इट। you'll get to know about photosystems in detail in bioenergetics. ये जब रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हो, तो ये बेसिकली फोटोलिसिस ऑफ वाटर की इक्वेशन है। तो ये अच्छे तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो वाटर के ब्रेकडाउन से इलेक्ट्रॉन बनेगा वो फोटो सिस्टम 2 के पास जाता है, 2 का इलेक्ट्रॉन 1 के पास जाता है, 1 से बनता है NADPH2। ये मैंने अभी आपको यही बताया है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं किसकी, थैलाकॉइड की, कि एक लार्ज होता है, एक स्मॉल होता है, एक ग्रैनुलर होता है, एक स्ट्रोमल होता है। एनीवेज,
अच्छा, फोटो सिस्टम का बेसिक्स क्या होता है? फोटो सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू देखो ऑर्गेनिज्म दो तरीके का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफ, एक होता है हेटरोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, ये इनसे लेते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं, उस एनर्जी या सोलर या फिर केमिकल किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को कैप्चर करेंगे और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। प्लांट्स, एल्गा, बैक्टीरियाज, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो उनके बॉडी के अंदर सिस्टम होता है जिसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए autotrophs convert solar energy into chemical energy. Now when I say chemical energy, I mean ATP and NADPH2, right? अच्छा, तो फोटो सिस्टम के दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है? लाइट रिएक्शन के अंदर ATP NADPH2 बनता है ATP NADPH2। अच्छा, अगर यहाँ पे ही हमारा काम क्या है, हमें क्या करना है? हमें ATP NADPH2 बनाना है फोटोसिंथेसिस के अंदर, और इस फिर बनता है, फिर उस एनर्जी को इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं, राइट? हम लोग खाना बनाते हैं। तो अगर फिर यही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है रेस्पिरेशन के, सेल्यूलर रेस्पिरेशन से, और बनता है ATP NADPH2। तो अल्टीमेट टास्क हमारी बॉडी का या प्लांट किसी भी ऑर्गेनिज्म का है ATP NADPH2 बनाना। अगर लाइट रिएक्शन के अंदर ATP NADPH2 बन गया है तो ग्लूकोज बनाने का काम क्या है? क्योंकि ग्लूकोज को भी तो आगे जाके प्लांट तोड़ेगा और उससे ATP निकालेगा, है ना? सोचने की बात है, राइट? अब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंस होता है, हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल डिफरेंट थिंग होता है, क्योंकि वी डोंट हैव फोटोसिंथेसिस, तो हमें खाना बाहर से लेना पड़ता है, फिर वो खाने के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, वी फॉर्म ATP एंड NADPH2, और उसी एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल करके काम कर रहे हैं। आई एम मेकिंग दिस वीडियो, आई एम टॉकिंग टू यू बिकॉज आई एम यूटिलाइजिंग एनर्जी। माई ATP इज़ एक्चुअली बीइंग यूटिलाइज्ड राइट नाउ। तो हमारी बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, लेकिन अगर प्लांट की बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है और ATP NADPH2 पहले से ही बन रहा है, तो ग्लूकोज बनाने का फ़ायदा ही क्या? क्योंकि इसको भी तो अल्टीमेट तुम तोड़ोगे ना और ATP निकालोगे, तुम मतलब एज एन प्लांट, राइट? आप अगर इसको तोड़ोगे, ATP निकालोगे, तो ATP तो पहले से ही बन गया, क्या फ़ायदा? इसका जवाब ये है, या फिर इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये यहाँ पे लाइट रिएक्शन के अंदर ATP और NADPH2 बनता है, वो बहुत कम टाइम के लिए बनता है। ATP NADPH को तुम स्टोर नहीं कर सकते, तो इसलिए ग्लूकोज को आप स्टोर कर सकते हो। कभी भी एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज लाओ, तोड़ दो। जबकि ATP NADPH को आप स्टोर नहीं कर सकते, तो इसीलिए ग्लूकोज एक इनडायरेक्ट सोर्स है एनर्जी का, जबकि ATP और NADPH2 एक बहुत इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का। इसको आप स्टोर नहीं कर सकते, इसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है? तो कितना ही ATP बना लोगे आप, कितना ही स्टोर कर लोगे, राइट? इसीलिए ग्लूकोज का प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्लांट, समझ लीजिए, अगर सोच लीजिए, जस्ट इमेजिन, just make a very rough illusion in your mind कि what if plants never produced glucose। समझ लीजिए प्लांट्स अगर यही ATP NADPH2 यूटिलाइज करते, ग्लूकोज बनाते ही नहीं, तो हम कैसे खाना खाते? हमें ग्लूकोज कैसे मिलता? क्योंकि हमारे पास तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सही है? तो थैंकफुली ग्लूकोज बनाते हैं प्लांट्स, और यही ग्लूकोज स्टोर होता है फ्रूट वगैरह के अंदर, सब वेजिटेबल्स वगैरह, एंड वी कंज्यूम दैट। व्हेन वी कंज्यूम द ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है, एंड वी फॉर्म ATP and NADPH2, जिससे हम लोग हर काम करते हैं। क्लियर हो गया बात? ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप्स होते हैं, लाइट एंड डार्क। लाइट रिएक्शन के अंदर ATP NADPH2 बनता है, डार्क के अंदर यही एनर्जी यूटिलाइज होती है एंड ग्लूकोज बनता है। ये आप ग्लूकोज का फार्मूला देख रहे हो, इट्स द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, यानी कि बहुत बहुत सिंपलेस्ट फार्मूला, बिकॉज वी नो दैट C6H12O6 है, राइट? So if we write the simplest form of this formula, it's gonna be CH2O, right? तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है CH2O, which somewhat means glucose। इसे हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं, द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। अच्छा, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, नाम से लग रहा होगा कि लाइट रिएक्शन डे के अंदर होता है, डार्क
नाइट के अंदर बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, लाइट डार्क दोनों ही डे के अंदर होंगे। लाइट डार्क रिएक्शन कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है लाइट रिएक्शन के ऊपर, सही है। तो अगर लाइट होगा तभी डार्क होगा। तो अगर लाइट डे के अंदर हो रहा है, लाइट रिएक्शन डे के अंदर हो रहा है, तो ऑफकोर्स डार्क रिएक्शन भी डे के अंदर होगा, बिकॉज डार्क रिएक्शन इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट नॉट लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो उसके बाद लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? लाइट रिएक्शन होता है कौन से पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है? इट हैपन्स इन दी मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड, जबकि डार्क रिएक्शन हैपन्स इन दी स्ट्रोमा। लाइट रिएक्शन हो रहा है मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड, ये जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है यहाँ पे, जबकि डार्क रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ये स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। क्लियर, एवरीथिंग गुड? तो ये समरी था, आई डोंट नो आपको पिछले 2 लेक्चर्स का बहुत अच्छा एक कंक्लूजन मिल गया, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट हमारा ख़त्म हो गया है। क्लोरोप्लास्ट का मैंने आपको रिविजन भी दे दिया अभी तक हमने जितना भी किया है क्लोरोप्लास्ट के हवाले से। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। सो डोंट मिस देम आउट। Until then, take care, bye-bye. See you later in the next video where we'll discuss chromoplast and leucoplast. Thank you.